दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का पूरा परिदृश्य। बताएंगे दोस्तों आपको पहली बार हावी होती हुई जात पात की राजनीति के बारे में। इसी में बताएंगे दोस्तों बंगाल में बदल रहे चुनावी इतिहास के बारे में। इसी कड़ी में बताएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में राजनीतिक पंडितों का क्या ख्याल है। और अंत में बताएंगे दोस्तों जो मटवा समुदाय पर सियासत हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी। तो हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आने वाली विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल 2021 में पहली बार हावी होती दिख रही है जात पात की राजनीति। बिहार और उत्तर प्रदेश के उलट पश्चिम बंगाल में चुनावों पर कभी जात पात की राजनीति हावी नहीं रही है, लेकिन अब की बार अहम विधानसभा चुनावों के मौके पर राज्य की राजनीति में पहली बार जात पात का तड़का नजर आ रहा है। बंगाल की राजनीति का ये नया पहलू है। दरअसल सवाल ये उठता है कि 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने का दावा करने वाली भाजपा क्या जात पात और धर्म के अपने आजमाए फार्मूले के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास कर रही है। राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति में बदलाव को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है। उसकी काट के लिए अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी यही रणनीति अपनाने पर मजबूर हो रही है। यही वजह है कि ममता ने उम्मीदवारों की सूची में अनुसूचित जाति के 79 और अनुसूचित जनजाति के 17 लोगों को शामिल किया है। पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन के शुरुआती दौर में यहां पहचान की नहीं बल्कि पार्टी की राजनीति हावी थी, लेकिन अब की बार चुनावी राजनीति में मतवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित वोट बैंक की चर्चा हो रही है। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में जाति और पहचान की भूमिका कभी अहम नहीं रही। खासकर ग्रामीण इलाकों के मतदाता अब तक खुद को उसी राजनीतिक दल से जोड़कर देखते रहे हैं जिसका समर्थन करते थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों की राय में बीते 4 दशकों में ये बंगाल की राजनीति में आने वाला सबसे अहम बदलाव है। खासकर बीते लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली कामयाबी के बाद जाति और पहचान का मुद्दा मजबूती से उभरा है। सत्ता में आने के बाद ममता ने पहली बार जुलाई 2019 में यानी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मिले झटकों के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 84 विधायकों के साथ एक अलग बैठक की थी। उसके बाद हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दिक्कतों के निपटारे के लिए सितंबर में एक अलग सेल का गठन किया गया था। ममता ने बीते साल सितंबर में दलित साहित्य अकादमी का गठन कर उसे 5 करोड़ का अनुदान सौंपा। बीते साल दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस ने जब अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तबके के लिए शुरू की गई योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वर्ष 2011 में सत्ता में आने से पहले और उसके कुछ दिनों बाद तक ममता बनर्जी ने मटवा और ऐसे कुछ अन्य समुदायों का समर्थन लेकर जाति आधारित राजनीति शुरू करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ये सब लंबे समय तक नहीं चल सका। इधर उसके बाद वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने आरएसएस के कंधों पर सवार होकर बंगाल पर ध्यान देना शुरू किया। तब तक तृणमूल ने पहचान की राजनीति का मुद्दा छोड़ दिया था, लेकिन भाजपा ने अपने सियासी हितों के लिए उसे लपक लिया। यहाँ इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि अपनी इसी रणनीति के तहत भाजपा ने वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में अनारक्षित सीटों पर भी बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के मैदान में उतारा था। राज्य में पार्टी का कोई मजबूत संगठन नहीं होने के बावजूद तब राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में उसे 15 से 20% तक वोट मिले थे। उसके बाद नागरिकता कानून CAA के जरिए पार्टी ने दलित और शरणार्थी वोट बैंक पर कब्जे का प्रयास किया और बीते लोकसभा चुनाव में उसे इसका फायदा भी हुआ। अब ताजा मामले में पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता मटवा समुदाय के लोगों को अपने पाले में करने में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल में कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के मटवा बहुल ठाकुर नगर की रैली में भरोसा दे चुके हैं कि कोविड-19 का टीकाकरण खत्म होने के बाद उसको CAA के तहत नागरिकता देने का काम शुरू हो जाएगा। मटवा समुदाय मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, का रहने वाला है। इस संप्रदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। ये लोग देश के विभाजन के बाद धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 की शुरुआत में यहाँ आए थे।
राज्य में उनकी आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये समुदाय पहले लेफ्ट को समर्थन देता था और बाद में वो ममता बनर्जी के समर्थन में आ गया। 70 के दशक के आखिरी वर्षों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की ताकत घटी और लेफ्ट मजबूत हुआ। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मटुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा, लेकिन वीणा पानी देवी की मौत के बाद अब ये समुदाय 2 गुटों में बंट गया। इसलिए अब भाजपा की निगाहें इस वोट बैंक पर हैं। इस समुदाय के कई लोगों को अब तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। यही वजह है कि भाजपा CAA के तहत नागरिकता देने का दाना फेंककर उनको अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। राज्य के नदिया और उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले की 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मटुआ समुदाय की मजबूत पकड़ है। राजनीतिक विश्लेषक समीरन चक्रवर्ती कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी के उभार के साथ ही धर्म आधारित राष्ट्रवाद ने पार्टी सोसाइटी को चुनौती दे दी है। भाजपा ने अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीति में अपना सुनहरा भविष्य देखा और उनको लुभाने में जुट गई। उसकी इस रणनीति की काट के लिए मजबूरन ममता को भी जाति आधारित कल्याण योजनाएं शुरू करनी पड़ी। कोलकाता स्थित सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मईदुल इस्लाम बंगाल के बदलते परिदृश्य की तुलना पूर्वी यूरोप से करते हैं। वो कहते हैं यहाँ जातिगत पहचान की राजनीति की अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि भाजपा ने हिंदुत्व के छाते तले विभिन्न तबकों को लाने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद।